Hello everyone. A very good evening to all of you. So how are you all? सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं? आई होप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। चलिए, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे एक एक्स्ट्रा क्लास है। आरसीज हम सॉल्व करने वाले हैं आज के सेशन में। वी विल बी सॉल्विंग अ लॉट ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा डर लगता है और जो कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। यस, आई हैव टेकन माई डिनर। आई होप आप सभी लोगों ने भी डिनर कर लिया है। यस, चलिए। सो हाँ, हाँ, जिन बच्चों ने नहीं किया है वो इस क्लास के तुरंत बाद जाके डिनर कर लीजिएगा या फिर साथ के साथ कुछ खाते जाइएगा। हाँ, बट डिनर स्किप मत करना। हाँ, चलिए, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चों को सारी क्लासेस के बारे में पता चल गया है। एसबीआई क्लर्क से पहले पहले हर टॉपिक की मैं एक क्लास लेना चाहती थी, जिससे कि आपका हर टॉपिक रिवाइज हो जाए। तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक की रिवीजन है, फिर आपका क्लोज टेस्ट का भी रिवीजन है, आपका पैराजम्पल्स का भी रिवीजन है। हर टॉपिक का आपको मैं रिवीजन करवाने वाली हूँ आपके एग्जाम से पहले। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव अहेड। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने वाले हैं। आई होप स्ट्रैटेजी तो सभी बच्चों को क्लियर है। यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्ट्रैटेजी क्या होती है? व्हाट इज द स्ट्रैटेजी फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? अगर लॉन्ग पैसेज आता है तो हम क्या करते हैं? एक बार फिर से जल्दी से स्ट्रैटेजी को रिवाइज कर लेते हैं। अगर लॉन्ग पैसेज आता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? रीड द क्वेश्चंस। मैं स्किम नहीं करते बच्चे, सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करते हैं। उसके बाद हर क्वेश्चन में हम कीवर्ड्स मार्क करते हैं। वी मार्क कीवर्ड्स इन एवरी क्वेश्चन। उसके बाद हम पैसेज को स्किम करते हैं। वी स्किम द पैसेज। हमें पैसेज का एक एक लाइन नहीं पढ़ना होता, वी जस्ट स्किम द पैसेज। और लास्ट में हम क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। वी आंसर द क्वेश्चंस। हाँ जी, यही स्ट्रैटेजी होती है हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। क्वेश्चंस को रीड किया, कीवर्ड्स मार्क किए, पैसेज को स्किम किया और क्वेश्चंस को आंसर दिए। अगर शॉर्ट पैसेज होता है तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाती है। शॉर्ट पैसेज होता है या फिर हमारा स्टोरी बेस्ड अगर पैसेज होता है, अगर हमारा शॉर्ट पैसेज है या फिर हमारा स्टोरी बेस्ड पैसेज है, तो हमारी स्ट्रैटेजी एकदम चेंज हो जाती है। स्ट्रैटेजी क्या हो जाती है? पहले आप पैसेज को स्किम करेंगे और उसके बाद आप क्वेश्चंस को रीड करेंगे। पहले आप पैसेज को स्किम करेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चंस को रीड करेंगे। ये आपकी स्ट्रैटेजी हो जाती है जब हमारा शॉर्ट या स्टोरी बेस्ड पैसेज आता है। तो पता कैसे चलेगा? अगर एक पैराग्राफ का है केवल पैसेज, तो क्या करोगे? पहले पैसेज को रीड करोगे, फिर क्वेश्चंस करोगे। अगर 2 पैराग्राफ का पैसेज है, 3 पैराग्राफ का पैसेज है या 4 पैराग्राफ का पैसेज है, तो पहले क्वेश्चंस को रीड करोगे, कीवर्ड्स मार्क करोगे, पैसेज को स्किम करोगे और क्वेश्चंस को रीड करोगे। सभी लोग रेडी सेशन के लिए? तो मैं आपकी स्क्रीन पे ये फाइल अपलोड कर देती हूँ। आई होप एवरीवन इज रेडी फॉर द सेशन। तो लेट मी अपलोड द फाइल ऑन योर स्क्रीन। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ जी, आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। वी विल बी प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टुडे। आज की जो क्लास है ये स्पेशली डेडिकेटेड है आरसीज को। आरसीज बहुत हर एग्जाम में आता है, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे आईबीपीएस हो, चाहे एसबीआई हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता ही आता है और इसकी हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। रेडी हैं सभी लोग? चलिए, तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पैसेज। हाँ बच्चे, 1 घंटे की क्लास होगी, 1 घंटे की क्लास होगी। सबसे पहले फर्स्ट पैसेज पर आते हैं। ये रहा पैसेज नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे। सभी लोगों को दिख रहा है पैसेज नंबर 1? मैं आपको आज हर तरह के पैसेजेस करवाऊंगी। हर तरह के जो पैसेज आपकी स्क्रीन पे आते हैं, वी विल सॉल्व एवरी काइंड ऑफ पैसेज टुडे। हर तरह का पैसेज आज के सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 4। क्या मैं कह सकती हूँ ये पूरा का पूरा पैसेज एक लॉन्ग पैसेज है? ये पूरा का पूरा पैसेज क्या है? एक लॉन्ग पैसेज है। तो लॉन्ग पैसेज की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होती है? लॉन्ग पैसेज में हम सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। अब इन क्वेश्चंस में मुझे कीवर्ड्स मार्क करने। कीवर्ड्स क्या होते हैं? व्हाट आर कीवर्ड्स? कीवर्ड्स में आपके नाउन्स आते हैं या फिर आपके कीवर्ड्स में क्या आते हैं बच्चे? वर्ब आती है। नाउन और वर्ब मिला के आपके कीवर्ड्स बनाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कीवर्ड्स अगर कोई डायरेक्टली सेंटेंस ही दे रखा हो पैसेज का, अगर कोई डायरेक्टली पैसेज का सेंटेंस ही दे रखा हो, तो पूरा का पूरा सेंटेंस आपका कीवर्ड हो जाता है। दैट कंप्लीट सेंटेंस बिकम्स योर कीवर्ड, अगर आपको कोई पूरा का पूरा सेंटेंस ही दे रखा होता है तो।
चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है द वर्ल्ड्स मेजर्स पावर आर डेवलपिंग मोर एडवांस्ड कॉम्बैट जेट्स एज दे हेल्प सीक टू keep or gain an edge in the skies over potential adversaries, which is the US based fighter jet mentioned in the passage. क्या मैं कह सकती हूँ इस पूरे पैसेज में जो कीवर्ड है वो क्या है? यूएस बेस्ड फाइटर जेट है। कीवर्ड मार्क करना सीख जाओ, कीवर्ड कैसे मार्क करने हैं। तो क्या मैं कह सकती हूँ इस पूरे के पूरे पैसेज में मुझे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं लगा, मुझे केवल इंपॉर्टेंट चीज क्या लगी कि यूएस का जो बेस्ड फाइटर जेट है वो कौन सी कंपनी का है वो मुझे बताना है। बस मुझे सिंपल सी बात ये बतानी है वो कौन सी कंपनी का है। तो व्हाट इज द कीवर्ड, यही हमारा कीवर्ड हो गया, राइट, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन में मुझे बताइए कीवर्ड क्या होगा। व्हाट विल बी द कीवर्ड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग बताएंगे। फोर्टे का मीनिंग क्या होता है? फोर्टे का मीनिंग क्या होता है? उसका स्पेशलिटी क्या है? उसकी स्पेशलिटी क्या है? तो कहने से यूएस का जो जेट है उसकी स्पेशलिटी पूछी गई है। यूएस का जो जेट है उसका फोर्टे पूछा गया है, उसकी स्पेशलिटी पूछी गई है। तो हमने कीवर्ड्स क्या लिखे? यूएस जेट फोर्टे। बिल्कुल ऐसे ही आपको कीवर्ड्स आपके नोटबुक में लिखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का कीवर्ड बताइए। इस क्वेश्चन का कीवर्ड क्या होगा? What will be the keyword of this question? What is the threat posed on Japan with its ambitious defense overall? किसके ऊपर थ्रेट है? जापान के ऊपर थ्रेट है। तो क्या मैं कह सकती हूँ यहाँ पे कीवर्ड क्या होगा? थ्रेट ऑन जापान। एकदम सही बोला सभी बच्चों ने, थ्रेट जो जापान के ऊपर है, थ्रेट इन जापान इज द कीवर्ड, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन का कीवर्ड बताइए क्या होगा। According to NDPG, why is it necessary for Japan to deal with its national security? एनडीपीजी के अकॉर्डिंग जरूरी क्यों है कि जापान डील करे? कहने से कीवर्ड क्या हो गया? एनडीपीजी और जापान। व्हाट इज द कीवर्ड हियर? क्या क्या कीवर्ड हो गए? एनडीपीजी कीवर्ड हो गया और जापान कीवर्ड हो गया, राइट, राइट, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन का कीवर्ड बताइए क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए कीवर्ड क्या होगा। सिक्योरिटी और जापान, जापान के बारे में बात हो रही है, चेंजिंग सिक्योरिटी इन्वायरमेंट और जापान, कि जापान के रेलेवेंस में कौन कौन से एग्जांपल्स हैं कि सिक्योरिटी उसकी चेंज हो रही है, राइट, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही दिया। अगले क्वेश्चन, अब बाकी क्वेश्चंस हमारे कौन से हैं? वोकैब के क्वेश्चंस हैं। अगले दो क्वेश्चंस हैं हमारे वोकैब के। तो वोकैब वाले क्वेश्चंस में तो वही वर्ड जो होता है वही कीवर्ड हो जाता है। वोकैब के क्वेश्चंस में जो वर्ड होता है वही कीवर्ड हो जाता है। तो हमने सारे के सारे कीवर्ड्स मार्क कर लिए। कीवर्ड का मतलब बच्चे वही है जो आपको लग रहा है जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड आपको लग रहा है वो कीवर्ड है। चलिए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि स्किमिंग कैसे करते हैं पैसेज की। चलिए लेट्स स्टार्ट स्किमिंग दिस पैसेज नाउ। पहले मैं चाहती हूँ आपके पास 30 to 40 सेकेंड्स का टाइम है, पहले आप इस पैसेज को स्किम करेंगे सभी बच्चे। आपको हर लाइन का मीनिंग नहीं समझना है, आपको हर लाइन का मीनिंग नहीं समझना है, आपको बस जल्दी जल्दी रीड करना है और ऊपर ऊपर से मीनिंग को समझना है। You need not understand the meaning of every line. You just had to read it and you have to understand the overall meaning of the passage. चलो कैसे रीड करते हैं, कैसे स्किम करते हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जापान ने अनाउंस किया कि पहली बार वो एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आ रहा है, उसे चाइना से डर लग रहा है जो कि इतना है, जापान यूके से आगे आ चुका है, वो कौन से जेट्स खरीद रहा है। कीवर्ड मिला? क्या मैं कह सकती हूँ कीवर्ड मिला? वो कौन से जेट्स खरीद रहा है? जापान F-35 प्रोड्यूस्ड बाय लॉकहीड मार्टिन। वो क्या खरीद रहा है? वो F-35 खरीद रहा है जो किसने लिया है? लॉकहीड मार्टिन का है। चलिए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। कीवर्ड्स आपको आरसी आपका मिनट्स में करवा देंगे। बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा एवरीवन। कीवर्ड याद नहीं रखने बच्चे, नोटबुक में नोट करने हैं कीवर्ड्स। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही दे दिया है। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, लॉकहीड मार्टिन F-35। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यस लेट्स मूव अहेड। चलिए आगे रीड कीजिए।
बिल्कुल इसी स्पीड में रीड करेंगे फिर से। डिफेंस ऑफिशियल्स ने अपना प्लान सामने सामने लेके आया कि वो वॉरशिप को हटा देंगे, वो F-35 लेके आ जाएंगे, वो इतने सारे और करेंगे, जिनकी क्या क्या जिनका क्या क्या अच्छी चीजें हैं, इन जेट्स की क्या क्या स्पेशलिटीज हैं, इन जेट्स में क्या क्या चीजें अच्छी हैं, इनका शॉर्ट टेक ऑफ है और इनके पास वर्टिकल लैंडिंग कैपेबिलिटीज है। इन जेट्स में क्या क्या चीजें अच्छी हैं, इन जेट्स में क्या क्या चीजें अच्छी है, शॉर्ट टेक ऑफ है एंड वर्टिकल लैंडिंग कैपेबिलिटीज है। जब मैं स्किम कर रही थी मुझे ये चीज मिली। किस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे बताओ? क्या इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? ये जो जेट्स हैं इनकी क्या स्पेशलिटीज हैं? क्या मैं कह सकती हूँ एकदम सही बोला, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड एवरीवन, शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग कैपेबिलिटीज। शॉर्ट टेक ऑफ या वर्टिकल लैंडिंग कैपेबिलिटीज है, राइट। बच्चे ये एक्स्ट्रा क्लासेस हैं जो एग्जाम से पहले मैं रखना चाह रही थी आप सभी लोगों के लिए। हर टॉपिक की एक एक एक्स्ट्रा क्लास है। आई होप सभी बच्चों को पता है हर टॉपिक की एक एक्स्ट्रा क्लास है। आज आरसी की एक्स्ट्रा क्लास है, क्लोज टेस्ट की एक्स्ट्रा क्लास है, कल पैराजंबल की एक्स्ट्रा क्लास है आपकी, फिर आपकी बाकी न्यू पैटर्न की एक्स्ट्रा क्लास है। हर टॉपिक की मैंने एक एक एक्स्ट्रा क्लास रखी है आप लोगों के लिए, जिससे कि आपका हर टॉपिक रिवाइज हो जाए। हाँ, हर टॉपिक रिवाइज होता है, हर टॉपिक की एक एक एक्स्ट्रा क्लास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने दो क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। वी हैव आंसर्ड टू क्वेश्चंस हियर। चलिए आगे बढ़िए। ये मिसप्रिंट है, हाँ चलिए। कोई कीवर्ड नहीं मिलेगा तो रुकेंगे ही नहीं। स्टेल्थ फाइटर्स को अब्रॉड किया गया, उनको डिप्लॉय किया गया, उनको यूज किया गया, उनका ये चीजें थी, इसमें बहुत सारे एयरक्राफ्ट आ सकते थे। जो ये डिफेंस ओवरऑल है जिसको हमने एनडीपीजी भी बोला, उसको अप्रूव कर दिया जापान की पार्लियामेंट ने ट्यूसडे को। और उसने क्या बोला, चैलेंजेस हैं चाइना के साथ इंक्रीजिंगली विद एक्सट्रीम हाई स्पीड। याद आया कहीं एनडीपीजी पढ़ा था? क्या याद आया? एक कीवर्ड पढ़ा था एनडीपीजी। हाँ, अब एक बार देख लेते हैं वो क्वेश्चन था क्या। बिल्कुल आपको वही स्ट्रैटेजी एक बार देख लेते हैं वो क्वेश्चन था क्या। According to NDPG, why is it necessary for Japan to deal with its national security? जापान के लिए जरूरी क्या क्यों है कि वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करे और उसको बढ़ाए? क्यों है जापान के लिए जरूरी? अभी किस कंट्री की बात की? वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया है। क्योंकि चाइना बढ़ता जा रहा है, चाइना बढ़ता जा रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चे एसबीआई पीओ के लिए पूछ रहे हैं, हमें बता देती हूँ बच्चे। आई होप सभी बच्चों को दिखना भी शुरू हो गया। एसबीआई पीओ का बैच कल से शुरू हो रहा है। एसबीआई पीओ का बैच कल सुबह 11 बजे उसकी पहली क्लास है। आई होप सभी बच्चों को दिखना शुरू हो रहा है। एसबीआई पीओ का बैच कल से शुरू हो रहा है, 11 बजे उसकी क्लास है। जितने बच्चों ने प्लस नहीं लिया है 11 बजे से कल सुबह पहले पहले ले लेना। हाँ, उस बैच में एनरोल कर लेना, उस बैच में एनरोल कर लेना, प्लस पहले पहले सब्सक्रिप्शन ले लेना और इस कोड को यूज कर देना एनबी लाइफ को, तो 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एनबी लाइफ। चलिए आ जाते हैं। हाँ, किसी को बच्चे को कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, आपकी क्वेरीज हैंडल हो जाएंगी। कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है किसी भी बच्चे को, कोई भी, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। चलो ग्रेट। चलिए आगे पढ़िए। पैराग्राफ 2 पढ़िए। पैराग्राफ 1 में हमें 3 आंसर्स मिल गए। कीवर्ड्स की हेल्प से हमें 3 आंसर्स मिल चुके हैं। लेट्स मूव अहेड। ये जो नई गाइडलाइन है इसने क्या बोला, यूएस और जापानीज के स्ट्रैटेजिक रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, यूएस और जापान साथ में आ रहा है, जापान आराम से अमेरिका सपोर्ट कर सकता है, जापानीज जापानीज लॉ ने को अपडेट किया गया, यूएस को वो हेल्प कर रहा है, वो यूएस वेसल्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। मतलब कौन कौन मिल गया है? यहाँ तक मुझे कितना समझ में आ रहा है कि यूएस और जापान मिल गए हैं। क्यों मिल गए हैं यूएस और जापान? क्योंकि वो चाइना को, जो चाइना बढ़ रहा है उन्हें उससे दिक्कत हो रही है, इसीलिए यूएस और जापान मिल गए हैं चाइना के थ्रेट को हैंडल करने के लिए। चाइना के थ्रेट को हैंडल करने के लिए ये सारे के सारे मिल गए हैं। यूएस एंड जापान हैव
बीन कंबाइंड। चलो आगे पढ़ते हैं। मीडिया स्टेटमेंट्स में चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी ने डर बताया कि यूएस को बहुत डर है। उन्होंने बहुत सारे डर बताए कि ईस्ट चाइना सी में काम हो रहा है। रशिया ने भी बोला कि वो कुछ आइलैंड्स पे खुद बिल्ड कर रहा है जो जापान ने बिल्ड किए हैं। दो जापानीज एयर बेसेस हैं जिसमें फाइटर जेट्स हैं, एक ये है एक ये है। वो अनप्रिपेयर्ड है। यूएस और चाइना में क्या हो रहे हैं, कन्फ्रंट्रेशन हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, दिक्कत आ रही है यूएस और चाइना में। चलिए इतना पढ़ने के बाद देखते हैं क्या हम कुछ और क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। चलिए हम्म आंसर क्वेश्चन नंबर 3। What is the threat posed on Japan with its ambitious defense overall? जापान के ऊपर कौन सा डर है जो मंडरा रहा है? जापानीज जो है अपने जो डिफेंस को इतना आगे बढ़ा रहे हैं, ओवरऑल का मीनिंग होता है मेंटेन कर रहे हैं। तो क्या डर है जो जापानीज लोगों के ऊपर या जापान के ऊपर मंडरा रहा है? बार बार हम किस डर की बात कर रहे हैं? व्हाट इज दैट? क्या डर है? चाइना का ही तो डर बार बात कर रहे हैं हम। इनके ऊपर किसका डर है? चाइना का डर है। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। यही बात की पूरे पैसेज में बार बार यही बात कर रहे हैं। फोर्थ का क्वेश्चन हमने बात कर ही लिया था। चलिए जापान का एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है? जापान का एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है? अभी हमने क्या क्या बात करी पैसेज में बताइए। अभी हमने क्या क्या बात करी? जापान का जो एनवायरनमेंट है वो कैसे चेंज हो रहा है? हाउ इज जापानीज एनवायरनमेंट चेंजिंग? पढ़िए। अभी पढ़ के आए, क्या क्या पढ़ा? जापान का एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है? दिक्कत आ रही है ईस्ट चाइना में। रशिया में दिक्कत आ रही है, रशिया उसके आइलैंड्स को ले रहा है। यूएस और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं, यूएस चाइना लड़ रहे हैं, रशिया जापान से लड़ रहा है। ईस्ट चाइनीज चाइना सी में दिक्कत आ रही है। आंसर क्या होगा बताइए? व्हाट विल बी द आंसर? एकदम से बोला। ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए बी एंड सी। बहुत सारी दिक्कतें हैं जो जापान के सामने आ रही है। ओवरहॉल का आपको मीनिंग बताना है। ओवरहॉल का भी हमने मीनिंग पढ़ा। ओवरहॉल का मीनिंग होता है किसी चीज को रिपेयर करना, किसी चीज को ठीक करना। जापान जो है अपने डिफेंस को ओवरहॉल कर रहा है, उसको ठीक कर रहा है, उसको रिपेयर कर रहा है। मतलब ठीक कर रहा है मतलब रिवैम्प कर रहा है। रिवैम्प का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को ठीक करना, इम्प्रूव करना। मैनिफेस्ट वर्ड का आपको मीनिंग बताना है। हम चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं। नहीं, मैनिफेस्ट का आपको ऑपोजिट बताना है। मैनिफेस्ट का मीनिंग क्या होता है? ऐसी चीज जिसके बारे में आप एकदम क्लियर हो। ऐसी चीज जिसके बारे में आप एकदम क्लियर हो, क्लियरली दिख रही है वो चीज होते हुए। आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, मतलब आपको क्लियर दिख रहा है वो चीज होते हुए। तो ऑपोजिट क्या होगा बताइए? आपको ऑपोजिट बताना है। कोई चीज क्लियर है, उसका ऑपोजिट क्या होगा? कोई चीज क्लियर नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज हेजी है, कोई चीज वेग है। क्या याद आ गए सारे वर्ड्स? टॉप 1000 वर्ड्स की सीरीज में हमने सारे के सारे वर्ड्स किए थे। कोई चीज हेजी है, कोई चीज एम्बिगुअस है, कोई चीज वेग है, कोई चीज अनक्लियर है। मतलब मैनिफेस्ट का ऑपोजिट है। टेल मी योर स्कोर्स आउट ऑफ 7 एवरीवन। सभी बच्चों का इस पूरे के पूरे पैसेज में क्या स्कोर आया आउट ऑफ 7? आज हम बहुत सारे पैसेज करेंगे, हर तरह के पैसेज करेंगे। 5, 6 वेरी गुड, 4 वंडरफुल। चलिए अच्छा स्कोर आया सभी बच्चों का। नेक्स्ट पैसेज के लिए रेडी? एवरीवन रेडी फॉर द नेक्स्ट पैसेज? ओके अब क्या मैं कह सकती हूँ, आज हम हर तरह के पैसेज करने वाले हैं। हम शॉर्ट पैसेज भी करेंगे, हम लॉन्ग पैसेज भी करेंगे, स्टोरी वाले पैसेज भी करेंगे। हर तरह के पैसेज मैं आज आपको आज की क्लास में करवाने वाली हूँ। चलिए अब क्या मैं कह सकती हूँ ये शॉर्ट पैसेज है? कैन आई से दैट इट इज अ शॉर्ट पैसेज? शॉर्ट पैसेज है तो इसका मतलब क्या स्ट्रैटेजी होगी? शॉर्ट पैसेज के केस में क्या स्ट्रैटेजी होती है? सबसे पहले हम पैसेज को रीड करते हैं। चलिए रीड दिस पैसेज एवरीवन। सभी बच्चे इस पैसेज को रीड करेंगे। हाँ, क्या लिखा हुआ है? 56,000 किलोमीटर से ज्यादा वेस्टर्न घाट्स में आप उनको मार्क नहीं कर सकते नो गो जोन्स की जगह, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इनसेंसिटिव है उनको लेके, क्लियर नहीं है। पार्लिया कमेंट्री ने ऐसा बोला।
पैनल ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को बोला, इसको बोला कि कमेटी बनाओ जिससे हम लोकल लोगों के दिक्कतों को हैंडल कर सके। अभी फ्लड्स आए केरला में, कर्नाटका में जो फ्लड्स है वो हमारे लिए एक अलार्म बेल की तरह सर्व करनी चाहिए। वो हमें एक हमारे लिए एक वार्निंग होने चाहिए। इन किन के लिए वार्निंग होनी चाहिए? इन स्टेट्स के लिए वार्निंग होनी चाहिए जो अभी फ्लड्स आए, जिन्होंने उनको नो एंट्री जोन में कन्वर्ट नहीं किया, ऐसा गवर्नमेंट कमेटी ने बोला। जो पैनल है जो बार बार चेक करता है कि क्या वो काम कर रहे हैं, उसने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट मंडे को दी। पैनल ने बहुत सारी चीजों को एग्जामिन किया। बिल्कुल यही स्पीड से आपको पढ़ना है। यू हैव टू स्किम विद दिस स्पीड। आपको हर शब्द का मीनिंग पता होना जरूरी नहीं है, आपको हर लाइन का मीनिंग पता होना जरूरी नहीं है, बस आपको ओवरऑल मीनिंग पता होना चाहिए कि इस पूरे के पूरे पैसेज का ओवरऑल मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पैसेज? समझ आया? चलो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यहाँ पे किस बारे में बात हो रही है? हाँ, ओवरऑल थीम आपको पता होनी चाहिए। यस, राइट। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हाट इज द इंपेरेटिव विच इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द पैसेज? पैसेज में किस बारे में बात हो रही है? यस, टेल मी एवरीवन। सारे ऑप्शंस अच्छे से पढ़िए और आंसर बताइए। ये थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पे ये है, मैं बस वो ठीक कर देती हूँ। ये ए है, ये बी है और ये सी है। थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे ये है, ये डी है और ये ई है। अब बताइए आंसर। ये पूरा ए है, यहां से लेकर यहां तक ए है। दिस इज बी, दिस इज सी, ये डी और ये ई है। अब आंसर बताइए। हाँ जी, एवरीवन टेल मी द आंसर्स। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का कि कौन सी चीज है जो जिसके बारे में पैसेज में बात हुई है? इम्पेरेट जरूरी क्या है, कौन सी चीज जरूरी है? Administration in the states of Goa, Gujarat, Maharashtra, Kerala, Karnataka, and Tamil Nadu learn from the recent to take appropriate steps to protect the Western Ghats। एक बार इसको देख लेते हैं। हमने ये पढ़ा था, अभी पढ़ा था, याद आ गया होगा। लिखा हुआ था गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका को सीखना चाहिए। गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला लर्न फ्रॉम द रिसेंट मॉनसून फ्लड्स और उन्हें प्रोटेक्ट स्टेप्स लेने चाहिए। कहने से ए तो हमने पढ़ लिया। चलो बी देखते हैं। Constituting a committee to address the issues and grievances of local people living in the Western Ghats। एक कमेटी बनाई जाए जो इश्यूज को एड्रेस करे और लोकल लोगों के ग्रीवियंसेस को करे, ये भी हमने पढ़ा। Earmarking ecologically sensitive areas in the Western Ghats as no-go zones। ईयरमार्क किया जाए, कि हमने यहाँ पे ईयरमार्किंग का भी पढ़ा था। Could not be earmarked as no-go zones। इनको ईयरमार्क नहीं किया गया। क्या मैं कह सकती हूँ कि उसने बोला कि गवर्नमेंट की इनसेंसिटिविटी की वजह से इनको ईयरमार्क नहीं किया गया, तो मिनिस्ट्री को एक एड्रेस, एक कमेटी बनानी चाहिए कि वो लोकल पीपल के ग्रीवियंसेस को हैंडल करे। ये बात तो क्लियरली दे रखी है बी वाली। तो कहने से ये भी सही है। ईयर मार्किंग इकोलॉजिकली सेंसिटिव, नहीं ये इस बारे में बात नहीं हो रही, ए और बी की बात हो रही है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ए एंड बी। हाँ, इनसेंसिटिव गवर्नमेंट है, सेंसिटिव नहीं है। आंसर वुड बी ए एंड बी। थोड़ा सा ऑप्शंस में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। आंसर क्या है? व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ए एंड बी। इसकी भी हमने बात करी है, इसकी भी हमने बात करी है। अच्छा, अब यहाँ पे ना, हाँ, इसका आंसर थोड़ा सा ऑप्शन हम देखेंगे। यहाँ पे क्या आएगा? ए एंड बी इज द राइट आंसर। वी हैव टॉक्ड ऑफ दिस आल्सो, वी हैव टॉक्ड ऑफ दिस आल्सो। या इसकी हमने कोई बात नहीं करी कि ईयरमार्क करना चाहिए। सी की बात नहीं की हमने बच्चे। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? उनको ईयरमार्क नहीं किया गया, लेकिन हमने कहीं भी ऐसा नहीं बोला कि ईयरमार्क करना चाहिए। यहाँ पे बोला गया है कि उनको ईयरमार्क नहीं किया गया नो गो जोन्स की जगह, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनसेंसिटिव थी, उसको लेके ज्यादा सेंसिटिव नहीं थी, ज्यादा कंसर्न नहीं थी। लेकिन हमने कहीं भी ऐसी बात नहीं की कि उनको ईयरमार्क करना चाहिए। तो सी तो आंसर नहीं है। व्हाट इज द राइट आंसर? ए एंड बी। इंपेरेटिव का मीनिंग होता है इंपॉर्टेंट थिंग विच इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। अगला क्वेश्चन, किस किस की बात हुई है बताइए। Which of the following states has its area being a part of Western Ghats? कौन कौन से स्टेट हैं जिनका एरिया जो है वेस्टर्न घाट्स में है? कौन कौन से स्टेट्स हैं? कहने से एक बार देख लेते हैं किन किन स्टेट्स की बात हुई है यहाँ पे। गोवा है, गुजरात है, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। गोवा, महाराष्ट्र,
केरला। चेन्नई की बात नहीं हुई, उड़ीसा की बात नहीं हुई। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ एकदम से बोला, ना ही उड़ीसा की बात हुई, ना ही चेन्नई की बात हुई। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ग्रीवियंसेस का ऑपोजिट बताना है। Which of the following words has a meaning which is an antonym of the given word grievances? grievances का मीनिंग क्या होता है? दिक्कतें क्या है, परेशानियां क्या है। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा grievances का? What is the opposite of grievances? परेशानियां क्या है? तो एकदम से ही बोला अम्यूजमेंट। किस बात से आप एंटरटेन होते हो, खुश होते हो? खुशी की बात क्या है? अम्यूजमेंट क्या है? आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। टेल मी योर स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर निकले आउट ऑफ 4? चलिए, ग्रेट, वेरी गुड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैसेज नाउ। अगला पैसेज आते हैं। अभी जो अगला पैसेज है ये थोड़ा सा मोटिवेशनल पैसेज है। इट इज अ मोटिवेशनल पैसेज। आज हम हर तरह के पैसेज करने वाले हैं। अगला पैसेज जो है हमारा मोटिवेशनल पैसेज है। तो सबसे पहले लॉन्ग पैसेज है, क्या मैं कह सकती हूँ लॉन्ग पैसेज है? लॉन्ग पैसेज है तो क्या मैं कह सकती हूँ सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ो और कीवर्ड्स मार्क कर लो। यस, मार्क द कीवर्ड्स एवरीवन। इस क्वेश्चन में बताइए क्या कीवर्ड होगा? What will be the keyword in this question? प्रीडिलेक्शन का मतलब होता है किसी चीज की तरफ लाइकिंग होना, बहुत ज्यादा लाइकिंग होना किसी चीज की तरफ, दैट इज प्रीडिलेक्शन। कैन आई से अपस्ट्रीम, गोल, इल एडवाइज्ड? राइट, अपस्ट्रीम, गोल, इल एडवाइज्ड में से कुछ भी आप मार्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए कीवर्ड क्या है? क्या इसमें कोई कीवर्ड है? इज देयर एनी कीवर्ड? इन्फ्रेंस बेस्ड भी बच्चे मैं आपको कराऊंगी विकी, डोंट वरी, कोई भी कीवर्ड नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, कीवर्ड बताइए। की एंड मोटिवेशन, what is the keyword according to the passage? The key to motivation is, keyword क्या हो गया? key and motivation, right? अगला पैसेज क्या कीवर्ड है? किस वर्ड का सिनोनिम बताना है हमें? टिमिड वर्ड का सिनोनिम बताना है, राइट? अगला पैसेज में कोई कीवर्ड है क्या? इज देयर एनी कीवर्ड? नहीं है। अगला पैसेज, अगला क्वेश्चन, कीवर्ड बताइए। According to the passage, the author found it difficult motivated, डिफिकल्ट टू बी मोटिवेटेड, एकदम से बोला डिफिकल्ट मोटिवेटेड, राइट? कीवर्ड ये हो गया। अगले पैसेज, अगले क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है? अगले क्वेश्चन का कीवर्ड बताइए। राइट, कॉन्ग्रुएंटली, कॉन्ग्रुएंटली। अगले पैसेज क्वेश्चन का कीवर्ड बताइए। कहने से पूरी की पूरी लाइन ही आपको पैसेज में मिल जाएगी, पूरी की पूरी लाइन ही आपको पैसेज में मिल जाएगी। इट इवेंचुअली फेजेस आउट। अगला क्वेश्चन, क्या कोई कीवर्ड है? नहीं है। हमें इस पैसेज का टाइटल बताना है। अगले क्वेश्चन का कीवर्ड, अगला क्वेश्चन कीवर्ड इमोशनल मोटिवेशन। ऑथर क्या कहता है इमोशनल मोटिवेशन के बारे में? राइट, इमोशनल मोटिवेशन। चलिए अब पैसेज पे आ जाते हैं। पैसेज बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा भी आएगा पैसेज को पढ़ने में। चलिए रीड इट, और आपको बहुत एनकरेज भी करेगा ये पैसेज। यस, यहाँ से पैसेज शुरू हो रहा है। अ वंडरफुल पैसेज, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 10 सवाल हैं अगर इस पैसेज में, तो मैक्सिमम बच्चों के 8 से ऊपर नंबर आने चाहिए, राइट? दस आएंगे? चलिए लेट्स सी। नहीं बचे, आरसी सबसे लास्ट में करते हैं। डू यू एवर फील, कि आपने कभी फील किया है कि आपके अंदर कोई और बहुत बड़ा बीइंग है जो आपके अंदर से कोशिश कर रहा है बाहर आने की? इट इज द वॉइस, ये वही वॉइस है जो आपको एनकरेज करती है, जो बार बार आपको बोलती है कि अपनी जिंदगी से कुछ करो, कुछ बड़ा करो। हर किसी के साथ होता है, अंदर से आवाज आती है कि कुछ बड़ा करो, कुछ तो करना है इस जिंदगी के साथ। when you act congruently with that voice, जब आप उस वॉइस के साथ अकॉर्डिंगली एक्ट करते हो, कहने से मुझे कीवर्ड मिल गया
When you act congruently with that voice, जब आप उस वॉइस के साथ एक्ट करते हो, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? टेल मी। आई एम प्रिटी श्योर आप लोग, मुझे सभी बच्चे सही आंसर देंगे। अच्छे से पढ़ो सारे, फिर आंसर बताना। अच्छे से पढ़ो सारे। जब आप उस वॉइस के अकॉर्डिंगली एक्ट करते हो, जैसा वो वॉइस कहती है बिल्कुल वैसा ही एक्ट करते हो। जैसा वो वॉइस कहती है जब आप बिल्कुल वैसा ही एक्ट करते हो। एकदम सही बोला, जब आप उस वॉइस के अग्रीमेंट में एक्ट करते हो, जैसा उस वॉइस ने बोला बिल्कुल जब आप वैसा ही एक्ट करते हो। राइट, ऑप्शन नंबर 5। वंडरफुल। चलिए वापस आइए। When you act congruently with that voice, जब आप उस वॉइस के अकॉर्डिंग एक्ट करते हो, ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल एक नए इंसान बन चुके हो। आप बोल्ड हो, आप करेजियस हो, आप स्ट्रांग हो, आपको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, हम सच्चाई में आ जाते हैं, रियलिटी आ जाती है। और फिर वो जो मोमेंट्स होते हैं जब हम स्ट्रांग फील कर रहे होते हैं, बोल्ड फील कर रहे होते हैं, करेजियस फील कर रहे होते हैं, वो एक हिस्ट्री बन जाते हैं, हमारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। ये डिफिकल्ट नहीं है कि हम मोटिवेटेड हो, मुश्किल नहीं है मोटिवेटेड होना, लेकिन वो मोटिवेशन कैसा होता है, टेम्पररीली होता है। आप कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुनो, आप थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो जाओगे, लेकिन ये जो मोटिवेशन है ये ज्यादा टाइम तक नहीं रहता है। हाउएवर दिस मोटिवेशन डज नॉट स्टे फॉर एवर। आपके आइडियाज आपको लगते हैं इम्प्रैक्टिकल है, आपको लगता है पॉसिबल ही नहीं है ये कर पाना। कितनी बार आप इस आइडिया से इंस्पायर हुए हो कि मुझे अपना बिजनेस, खुद का बिजनेस शुरू करना है, और एक वीक लेटर क्या होता है, आप भूल जाते हो उस आइडिया को। जब आप मोटिवेटेड होते हो, आपके पास बहुत सारे आइडियाज आते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन रह नहीं पाता, एक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाता वो मोटिवेशन। प्रॉब्लम ये है जो हम अपने आप से पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हम हजारों, 100 मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, एक हमें यो यो इफेक्ट होता है, जैसा वो बोलते हैं हम उस टाइम पे बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं, लेकिन वो इट डज नॉट लास्ट, वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे हमें हमें हमारा माइंड गाइड करता है, तो हम हर इमोशनल मोटिवेशन में लॉजिक ढूंढते हैं, और जब हमें लॉजिक नहीं मिलता है, एज वी एंड एज वी फेल टू फाइंड लॉजिक इवेंचुअली फेजेस आउट। जब हम लॉजिक ढूंढने लग जाते हैं तो वो मोटिवेशन चला जाता है। आई यूज्ड, हाँ फेज आउट मिल गया, फेज आउट एक कीवर्ड था हमारा। हाँ जी राइट, चलिए। फेज आउट एक कीवर्ड था। कहाँ गया हमारा फेज आउट? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए क्या होगा? What does the author mean when he says it eventually phases out? एकदम से बोला, थोड़ा सा टाइम पास होता है तो वो चला जाता है, वो खत्म हो जाता है, हमारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। राइट, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए वापस आते हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? आई यूज टू गेट फ्रस्ट्रेटेड, मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती थी जब मेरा इमोशनल मोटिवेशन खत्म हो जाता था। फिर मुझे समझ में आया कि अपने माइंड से गाइड होना कोई गलत बात नहीं है। बस मुझे क्या करना है, बस मुझे अपने माइंड को यूज करना सीखना है। मुझे बाहर का मोटिवेशन नहीं चाहिए, मुझे मोटिवेशनल स्पीकर्स वाला मोटिवेशन नहीं चाहिए, मुझे बाहर के लोगों से मोटिवेशन नहीं चाहिए। मुझे मोटिवेशन कहाँ से चाहिए? मुझे मोटिवेशन अपने इंटेलेक्ट से चाहिए, मुझे मोटिवेशन अपनी नॉलेज से चाहिए, मुझे मोटिवेशन अपने माइंड से चाहिए। मैंने इस बात को फिगर आउट किया। मैं मोटिवेट तब नहीं हो रही जब मुझे किसी गोल के आगे जाना है। आई फिगर आउट इफ आई वॉज नॉट फीलिंग मोटिवेटेड टू गो आफ्टर अ पर्टिकुलर गोल, अगर मैं किसी गोल के आगे जाने के लिए मोटिवेट नहीं हो रही हूँ, इसका मतलब क्या है, इस बात का कोई लॉजिकल रीजन है। मैंने नोट किया कि जब मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन होते हैं किसी काम को करने के, तब मेरे पास एक्शन लेने में दिक्कत नहीं होती है। जब मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है कि मुझे काम हर हालत में करना ही करना है, तो मैं आराम से एक्शन ले लेती हूँ। लेकिन जब मुझे लगता है, जब मुझे डाउट होता है कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तब वो मेरा मोटिवेशन खत्म हो जाता है और मैं उस एक्शन को नहीं लेती हूँ। लेकिन जब मेरा माइंड सोचता है ना कि कोई गोल रॉन्ग है, तो मैं रुक जाती हूँ। जब मेरा माइंड मुझे बताता है ये गोल तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारी गोल ही गलत है, तब मुझे लगता है कि मैं ब्लॉक हो गई हूँ। मैंने इस बात को रियलाइज किया कि मेरा माइंड का वे है ये बताना कि गोल गलत है। मैं डिमोटिवेटेड कब होती हूँ? जब मेरा माइंड मुझे बताता है कि वो गोल गलत है।
बहुत बार ऐसा होता है कि एक गोल एक लेवल पे तो सेंस करता है, लेकिन जब हम उस गोल में आगे बढ़ के देखते हैं तो हमें क्लियर हो जाता है कि गोल क्या है, इल एडवाइज्ड है। क्या कीवर्ड मिला आप लोगों को? डिड यू गेट द कीवर्ड इल एडवाइज्ड? चलिए, मिल गया कीवर्ड तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। What does the author want to convey when he says when you look further upstream? जब आप आगे देखते हो तो क्लियर हो जाता है कि गोल गलत था। हाँ जी, टेल मी द आंसर। वेरी गुड। जब आप एनालाइज करते हो गोल को बहुत नजदीक से तो आपको लगता है आप ये नहीं बनना चाहते थे भाई, आप ये नहीं करना चाहते थे, आपका गोल कुछ और था। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। अब ऑथर ने एग्जांपल दिया, सपोज करो आप सेल्स में काम कर रहे थे और आपको गोल मिला कि आपको अपनी इनकम को 20% बढ़ाना है, आपको एक बहुत अच्छा सेल्स पर्सन बनना है। आपको लगा कि चलो हो जाएगा, लेकिन जब सरप्राइज क्या हुए, जब आप उसको काम करने लग गए तो आपको क्या लगा कि कुछ इंटरनल ब्लॉक्स थे, आप उसको कर ही नहीं पा रहे थे। आपको मोटिवेटेड फील होना चाहिए था, लेकिन आप मोटिवेट नहीं हो रहे थे। प्रॉब्लम ये थी कि आपके माइंड को पता था कि आप सेल्स में काम ही नहीं करना चाहते थे, आप म्यूजिशियन बनना चाहते थे। इसीलिए वो आप मोटिवेटेड नहीं थे उस काम को करने के लिए। मैटर ये है, आप कितनी भी कोशिश कर लो अपने सेल्स करियर में अपने आप को पुश करने की, आप कभी भी मोटिवेटेड नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि आप वो बनना ही नहीं चाहते थे। फर्दर जब आप अपने गोल्स सेट करते हो वो बहुत छोटे होते हैं, वो गोल्स क्या होते हैं? दे आर टू टिमिड। गोल्स टिमिड होते हैं, गोल्स छोटे होते हैं एंड टिमिड होते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। गोल्स छोटे होते हैं एंड गोल्स टिमिड होते हैं। कहाँ गया हमारा टिमिड? हम्म। गोल्स छोटे होते हैं और गोल्स टिमिड होते हैं। व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ द वर्ड टिमिड? अभी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। टिमिड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? डरपोक। टिमिड का मीनिंग होता है डरपोक। तो क्या गोल्स डरपोक हो सकते हैं? क्या यहाँ पे टिमिड वाला मीनिंग यूज हुआ है, स्केयर्ड? क्या गोल्स डरपोक हो सकते हैं? क्या गोल्स छोटे होते हैं तो डिस्टेंट कैसे हो सकते हैं? गोल्स इगोइस्टिक कैसे हो सकते हैं? इगोइस्टिक का मीनिंग होता है मैं अपने बारे में सोचती हूँ। गोल्स अचानक से आते हैं। गोल्स क्या होते हैं? हम्बल होते हैं। हम बहुत बड़ा बड़ा नहीं गोल करते, हमारे गोल्स छोटे होते हैं और हम्बल। हम्बल का मीनिंग क्या है? एक लिमिट में होते हैं, छोटे होते हैं और लिमिटेड होते हैं, थोड़े से होते हैं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। बहुत सारे बच्चों का गलत हो गया ये वाला क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों का गलत हो गया। चलिए आगे बढ़िए। हमें क्या लगता है हमेशा रहने वाला लैक ऑफ मोटिवेशन है, हम मोटिवेटेड ही नहीं रहते हैं। अब हमें करेज को इकट्ठा करना पड़ेगा अपने डिजायर्स को पाने के लिए। हमें सेल्फ डाउट से डील करना होगा, हमें उस डर से डील करना पड़ेगा जो हमें लगता है, जो हमें बहुत छोटा बना रहा है। बहुत सारे बच्चों के अंदर ये बात होती है, मैंने देखी है, मैंने अपने इतने लंबे करियर में जितना अभी तक रहा है ये बात बहुत देखी है। बहुत सारे बच्चों को अपने को लेकर डाउट होता है, दे हैव सेल्फ डाउट। मुझे पता होता है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन सी उनका प्रोग्रेस, मैं उनका प्रोग्रेस देख पाती हूँ कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन उनके अंदर जो सेल्फ डाउट होता है ना, वो उनको बढ़ने नहीं देता है। जो उनके अंदर वो सेल्फ डाउट होता है, वो जो फियर होता है, वो उनको बढ़ने नहीं देता है। बच्चे कभी भी सेल्फ डाउट, जब किसी काम में कूदे हो ना, किसी काम में आ गए हो ना, तो इसका मतलब क्या है? उस काम में एक्सेल करके निकलना है यहाँ से बाहर। और कोई रास्ता ही नहीं है। अगर किसी चीज को सोच लिया, अगर किसी चीज को सोच लिया कि ये करना ही करना है, तो डेफिनेटली उसको करना ही करना है और कोई ऑप्शन नहीं है। डाउट, फियर, ये सारे नेगेटिव एनर्जीज, ये सारे नेगेटिव इमोशंस सब निकाल दो मन से, बिल्कुल निकाल दो मन से। 1% भी नहीं, फियर नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको पीछे खींचती है नहीं, लेकिन आपको सभी को सिर्फ आगे बढ़ना है। पीछे खींचने वाली कोई भी चीज आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए जो आपको पीछे खींचे। सिर्फ आगे बढ़ना है, सिर्फ आगे बढ़ना है, धीरे धीरे बढ़ो, लेकिन आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है, बिल्कुल भी पीछे नहीं जाना है। चलो, आयरोनिकली रियल की क्या है मोटिवेशन की? कि ऐसे गोल्स लेके आओ जो आपको स्केयर करें। आप फियर्स, वही बात लिखी हुई है
कि फियर्स, एक्सक्यूजेस, ये सब चीजें आपको पीछे करती हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है आप बहुत स्ट्रांग हो, तो वो तब तक मोटिवेशनल फ्यूल नहीं देगा जब तक आप एकदम एकदम क्लियरली स्ट्रांग ना शो करो। आपको आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत स्ट्रांग हो आप लोग, आपके माइंड को वो चीज पता है। अपने कॉन्शियस माइंड को उसको ओवर पावर मत करने दो। क्लियरली क्लियरली टेल योर माइंड की यस यू आर वेरी स्ट्रांग। हाँ, खुद को लिमिट मत करो, आगे बढ़ो, अपने फेयर्स को फेस करो, अपने डिजायर्स को एक्नॉलेज करो। और जब एक बार आप सोच लेते हो ना कि आपको अपने टीयर्स को फेस करना है, फियर्स को फेस करना है, आपको सारे एक्सक्यूजेस को छोड़ देना है, तब आपको लगेगा कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे और आप हमेशा आगे बढ़ते हुए चले जाओगे और सक्सेसफुल डेफिनेटली बन के दिखा दोगे। डोंट लेट एनी नेगेटिव एनर्जी पुल यू बैक, not at all. You should always move ahead, you should always move forward. Yes. कर क्या रहे थे मैम, हो क्या गया? हम तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे थे। आरसी का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, एक अंदर से एनर्जी जरूर आ गई। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। खो गए आरसी में, भावनाओं में बह गए, राइट? चलिए, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ। क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का? Which of the following are true in the context of the passage? मैनी अ टाइम हम स्टार्टिंग में मोटिवेट होते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन रहता नहीं है, सही बात है। हम अपने माइंड को यूज कर सकते हैं मोटिवेशनल टूल की तरह, सही बात है। माइंड से गाइड होना गलत है, इज वेरी बैड, ये तो गलत बात है भाई। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ए एंड बी। ए और बी आपका आंसर है। चलिए, बहुत सारे बच्चों का सही निकल गया आंसर। अगला क्वेश्चन बताइए। की टू मोटिवेशन इज, की क्या है, चाबी क्या है मोटिवेशन की? मोटिवेट हम हमेशा हमेशा कैसे रह सकते हैं? नहीं, चैलेंजिंग गोल्स सेट करके हम मोटिवेट रह सकते हैं, सही बात है। हम अगर अपने डरों को हमें पुल ना करने दे पीछे, तब भी हम मोटिवेटेड रह सकते हैं, सही बात है। गोल्स चेंज करते रहेंगे तो क्या मोटिवेटेड रहेंगे? आज था बैंक करना है, कल हो गया एसएससी करना है, परसों हो गया यूपीएससी करना है, उसके बाद हो गया कोई प्राइवेट नौकरी लग जाए, नहीं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, ए एंड बी। चैलेंजिंग गोल सेट करें और अपने डरों को अपने से पीछे ना करें। और लास्ट में क्या होगा? संन्यास लेना है। सब मोह माया है, करना क्या है भाई? रोटी कपड़ा और मकान मिल जाए, इससे ज्यादा क्या है? बाकी सारी, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है। क्या करेंगे बटोर के इस दुनिया में? ये वाली फीलिंग आती है किसी को? चलिए, अगला क्वेश्चन। हाँ, नहीं आनी भी नहीं चाहिए अभी। फीलिंग क्या होनी चाहिए? बहुत कुछ करना है। We have got one life and we need to use it. We have to make the best use of this life. Which of the following is or are not true about the context of the passage? इसमें से कौन सी बात है जो ट्रू नहीं है? Although a goal may look intellectual, it may not actually work for us. सही बात है, ये बात तो सही है कि एक गोल हमें लग सकता है हमारे माइंड ने बोला है, लेकिन हो सकता है वो सही ना हो, बाद में जाके रियलाइज हो कि वो सही नहीं है। चलो, our subconscious mind will not motivate us unless we face our fears. ये बात भी सही है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें मोटिवेट नहीं करेगा जब तक हम अपने फियर्स को फेस ना करें। जब हम अपने फियर्स को फेस करने लग जाएंगे तो वो मोटिवेट करेगा। एक बार देख रहे थे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, कहाँ बात हुई थी, पढ़िए। योर सबकॉन्शियस माइंड नोज यू आर स्ट्रांग, तो वो तब तक फ्यूल नहीं देगा जब तक आप अपने फियर्स को फेस नहीं करते। वो जब तक आपको मोटिवेट नहीं करेगा जब तक आप अपने फेयर्स को फेस नहीं करते। तो कहने से ये तो एकदम सही लिखा हुआ है। चलो, थर्ड वाला देखते हैं। द ओनली वे टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड इज बाय लिसनिंग टू मोटिवेशनल स्पीकर्स। केवल मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात सुनो और आप मोटिवेट हो जाओगे, क्या ये बात सही है? नहीं, 2 सेकंड के लिए होगे, 2 मिनट के लिए होगे, 2 घंटे के लिए होगे, 2 दिन के लिए होगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। मोटिवेशन अंदर से आता है अपने। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, ओनली सी। चलिए, अगला क्वेश्चन।
द ऑथर फाउंड इट डिफिकल्ट टू बी मोटिवेटेड बिकॉज, ऑथर को मोटिवेट होना बड़ा दिक्कत वाला काम क्यों था? बताइए क्या आंसर होगा? According to the passage, the author found it difficult to be motivated because पढ़िए, चलिए पढ़ लेते हैं एक बार, पैसेज में देखेंगे समझ में आएगा। मैं फ्रस्ट्रेट क्यों हो गया था? क्योंकि मेरा मोटिवेशन खत्म हो जाता था, मेरा जो मोटिवेशन है वो खत्म हो जाता था। मेरे पास स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल रीजंस नहीं थे उस काम को करने के। मुझे काम करने में दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन मेरा गोल जब गलत होता था तब मैं ब्लॉक हो जाता था। मुझे काम करने में दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन जब मेरा माइंड गलत होता था तो मैं दिक्कत में आ जाता था। ऑथर ने अपने बारे में ये सारी बातें हमें बताई हैं। बताइए क्या होगा आंसर? ऑथर को काम करने में दिक्कत नहीं थी, तो ये तो आंसर नहीं है, बी तो आंसर नहीं है। ऑथर को काम करने में दिक्कत नहीं थी, ऑथर काम तो बहुत करता था, लेकिन उसका माइंड उसे मना कर देता था कि भाई मत करो। आंसर क्या होगा? कहना से ऑप्शन नंबर 3 ओनली ए। ऑथर का जब माइंड उसका साथ नहीं देता था ना, तब वो परेशान हो जाता था कि भाई मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नहीं, ऑथर अपने आप को मेहनत खूब करता था। सी नहीं है, सी में लिखा हुआ है, देखो सी यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑथर बहुत मेहनत करता था। सी में ऑथर ने क्लियरली लिखा हुआ है, मुझे एक्शन लेने में प्रॉब्लम नहीं होती थी, मैं काम खूब करता था, मुझे एक्शन लेने में प्रॉब्लम नहीं होती थी। ऑथर ने क्लियरली लिखा हुआ है, मुझे एक्शन लेने में प्रॉब्लम नहीं होती थी, मैं काम बहुत करता था। मतलब ऑथर मेहनत तो करता था, लेकिन जब उसका माइंड उसे बताता था ना कि तुम गलत कर रहे हो, तो वो रुक जाता था। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 ओनली ए। 22 हमने कर ही लिया, 23 हमने कर ही लिया। चलिए बताइए टाइटल क्या होगा इस पैसेज का? What will be the appropriate title for this passage? एकदम से बोला कि हम मोटिवेटेड क्यों नहीं फील करते हैं, पूरा का पूरा मोटिवेशन के ऊपर आर्टिकल था। तो टाइटल क्या हो जाएगा? Why don't we feel motivated? वेरी गुड। चलिए इमोशनल मोटिवेशन के बारे में ऑथर ने क्या बोला है? What has the author talked of emotional motivation? ऑथर ने केवल क्या बोला है? टेम्पररी होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है। ऑथर ने केवल क्या बोला है? टेम्पररी होता है, केवल और केवल थोड़े टाइम के लिए होता है। नेगेटिविटी नहीं देता, होता तो अच्छा है लेकिन थोड़े टाइम के लिए होता है। वो हमें इंस्पायर ज्यादा टाइम के लिए नहीं कर पाता, टेम्पररी होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3।